हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है स्टडी 029 में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबके सामने पहला क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित है। आप सब पढ़िए ध्यान से इसको और इसके आंसर दीजिए। तो इसके आंसर जो होगा सी होगा। मैं आपको बता दूं, स्वशासन की संस्थाओं के रूप में जिला मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर पंचायतों के गठन को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू किया गया। तो इसलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2020 को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया, अर्थात यह दोनों ही कथन सत्य है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन से रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये तीनों ही रिपोर्ट जो है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। मैं आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर वह दर है जिसमें देश का केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई फंड के अभाव में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। एकदम सही है। कंपनियों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रोमिसरी नोट्स को ही वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल लेटर कहा जाता है, अर्थात ये दोनों ही कथन सही है। इसका आंसर होगा सी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आप ध्यान दें कि रेपो रेट जो होता है उस पर आरबीआई जो होता है बैंकों को, जो नॉर्मली बैंक होते हैं उसको लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जो नॉर्मल बैंक जैसे एसबीआई हो गया वह आरबीआई को कुछ समय के लिए लोन देता है। ठीक है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्यापार और विकास रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कि अंकटाड, अर्थात इसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अंकटाड जो है यह ट्रेड और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसकी स्थापना जो है कि 1964 में 1964 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अंकटाड व्यापार और विकास से संबंधित रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, वर्तमान में इसके जो हेड हैं उनका नाम है मुखिसा कुतई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि है। एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1969 में सृजित किया गया था। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। अगर आप थोड़ा सा भी आईएमएफ के बारे में पढ़े होंगे तो इसमें दोनों ही कथन सही है। इसका आंसर जो होगा सी होगा। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य यह है कि यह विश्व की मुद्रा पे जो है कि अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ साथ गरीब राष्ट्रों को लोन देता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं एसडीआर के बारे में। एसडीआर की स्थापना जो है कि 1969 से हुई और एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर जो है कि एक प्रकार का मुद्रा है, पर यह मुद्रा आभासी मतलब ये फिजिकल मुद्रा नहीं है, ये बस केवल दर्ज करने वाला मुद्रा है, मतलब रजिस्टर में इसको दर्ज कर रखा जाता है। एसडीआर जो है कि 5 मुद्रा पे आधारित होता है, अर्थात यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापान का एन और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 मुद्रा के मूल्य पर एसडीआर का वैल्यू निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एसडीआर को गोल्डन पेपर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगुरी मोतापुंग, मगुरी मोतापुंग अर्धभूमि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह असम में है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में अर्धभूमियों की संख्या कितनी है। अभी हाल ही में 10 अर्धभूमि को बढ़ाया गया है, तो भारत में अर्धभूमियों की संख्या कितनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य 2022 तक सभी ग्रामीण घरों तक पाइप वाले जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इस योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन जो है कि इसका आंसर जो होगा केवल बी होगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित तो किया जाएगा, परंतु 2022 के जगह 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक पाइप वाले जल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। मैं अब थोड़ा सा एक फैक्ट बताता हूँ आप लोग को। विश्व की जनसंख्या का 17% जनसंख्या केवल इंडिया में निवास करती है, पर बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया के बस 4% पॉपुलेशन को शुद्ध जल उपलब्ध हो पाती है। भारत के कुछ ऐसे जिले राज्य हैं जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल, उड़ीसा, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सब राज्यों में शुद्ध जल पीने की जो है उपलब्धता बहुत कम है। आपको मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल में तो जो है कि कैडमियम से और भी पारा रहित लोग वहाँ पे जल पीते हैं, और जो जिनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस पे जो है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन लाया है, जिसके अंतर्गत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक पाइप वाले जल और शुद्ध जल पहुंचाने की लक्ष्य रखा गया है। जल शक्ति मंत्रालय भी हाल ही में नया मंत्रालय बनाया गया है। इसके जो मिनिस्टर हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जनजातीय विद्रोह का नाम दिया गया है, आपको बताना है कौन सा वर्ष सुमेलित है। देखिए, इससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा बी होगा, केवल 2 और 3 सही है। बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत 1860 में हुई थी। मोपला विद्रोह जो है कि मालाबार के किसानों द्वारा की गई थी, तो ये भी इसका भी आंसर जो होगा 1921 होगा। ये 2 और 3 सही है। संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है कि वर्तमान में भागलपुर, जो कि भागलपुर और झारखंड के पास पड़ता है, वहाँ पे संथाल परगना में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव नामक 4 भाइयों द्वारा। तो यह विद्रोह 1855 में शुरू हुई और 1856 में ख़त्म हुई। तो यहाँ पे 75 की जगह 55 होता, तो ये भी सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा अनुच्छेद सुमेलित है। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल्स है। क्योंकि ये आर्टिकल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में आर्टिकल 370 को 1 साल पहले हटाया गया था, तो उसी से संबंधित है। तो आर्टिकल 371 ए जो है वो नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रोविज़न करता है, और जो आर्टिकल 371 जी है ये मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। यहाँ पे असम का जो मिलान है वो गलत है, तो इसका आंसर केवल सी होगा, 1 और 3। मैं चाहूँगा आपको कि आर्टिकल 371 से संबंधित कुछ और अनुच्छेदों को आप देखें और समझें। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों में बताने वाला हूँ कि आर्टिकल 370 जो था, कई बार आपको तो पता है कि आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू एंड कश्मीर के, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम से कि आर्टिकल 370 को संविधान के किस भाग में रखा गया था। तो आर्टिकल 370 को संविधान के 21 जो पार्ट है उसमें रखा गया था, और यह एक टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत रखा गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 371 के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए बताया गया है। आर्टिकल 371 में नागालैंड के बारे में बताया, आर्टिकल 371 बी में असम के बारे में बताया गया, और आर्टिकल 371 सी में मणिपुर के बारे में बताया गया है। इसी तरह आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 371 डी में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए आर्टिकल 371 ई देख सकते हैं। सिक्किम के बारे में जो स्पेशल प्रोविज़न की गई है वो आर्टिकल 371 एफ में की गई है, और मिजोरम में जो स्पेशल प्रोविज़न की गई है वह आर्टिकल 371 जी के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इसी तरह आप अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं 371 एच में, और गोवा में 371 आई में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलान करने के लिए आपसे मिल सकते हैं, तो इस बात को अब याद रखें, ध्यान रखें, और अब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषेध किया गया है, अर्थात एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हम विदेशी देशों से नहीं ले सकते हैं एफडीआई। तो ये तीनों ही जो क्षेत्र बताए गए हैं, ये तीनों ही क्षेत्र में एफडीआई को मना किया गया है। लॉटरी व्यवसाय, चीट फंड और निधि कंपनियों में कोई विदेशी देश या कोई विदेशी देश का जो निवेशी इन्वेस्टर है वह इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसका आंसर डी होगा। मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई वर्तमान 19-20 में आया है तो वह है मॉरिशस से। मॉरिशस देश से इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई लगभग 30% आया है। उसके बाद से सिंगापुर, उसके बाद से जो है कि नीदरलैंड से जो है कि हमारे देश में एफडीआई ज़्यादा आया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित देशों से भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से आया है, तो आपका आंसर होगा मॉरिशस, उसके बाद सिंगापुर। देखिए एफडीआई का मतलब ये है कि जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं वह चाहते हैं कि भारत में निवेश करें, किसी कंपनी में निवेश करें या किसी क्षेत्र में निवेश करें, सर्विस सेक्टर में निवेश करें, तो वह वहाँ से एफडीआई के माध्यम से भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को ही एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है। तो आर्टिकल 29 मतलब 29 और 30 जो होता है वह अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन दिया है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है अनुच्छेद 29 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन जो सही है वह कथन सही है केवल एक, यह अपने सदस्य राष्ट्रों के बाहर किए जाने वाले अपराधों की भी जांच कर सकता है। जो कथन 2 है यह उन अपराधियों के विषय में जो कि नरसंहार में शामिल है के विरुद्ध निर्णय दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इसलिए इसका कथन होगा केवल ए सही है। ठीक है, मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल के बारे में बता दूँ। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कि हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है और वर्तमान में इसके जो मेंबर कंट्री है उनकी संख्या 123 है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल हुआ और आईसीजी जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीसी दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, और उसके जो सदस्य देशों की संख्या है वह लगभग 93 है। ठीक है, 193 है। तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। अभी आपको पता होगा कि कुलभूषण जाधव का जो मामला है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही चल रहा है। ठीक है, जो भारत के जज थे हरीश साल्वे, उन्होंने भारत की पैरवी भी की और भारत के लिए केस जीता भी। ठीक है, वर्तमान में कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान के जेल में बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के निकट स्ट्राइन नामक विषैली गैस के रिसाव का मामला समाचारों में था। स्ट्राइन का इस्तेमाल किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो जो है कि यहाँ पे सी आंसर सही होगा। पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स, इन सब के लिए जो है इसका निर्माण किया जाता है। बहुत चर्चे में रहा था स्ट्राइन, कई लोग मर भी गए थे इस गैस की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, सरीन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। नर्व एजेंट के रूप में वर्गीकृत यह एक रासायनिक युद्ध संबंधित तरल पदार्थ है। यह रासायनिक हथियार अभिसमय के किरण से संबंधित एक निकाय है। वर्ष 1938 के दौरान जर्मनी में इसका विकास एक कीटनाशक के रूप में किया गया था। बच्चों देखिए, सरीन जो है एक बहुत ही हाईली डेंजरस जो है कि केमिकल कंपाउंड है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3 होगा। 1938 में जर्मनी में इसका विकास तो सही किया गया था और यह अगर आपके बॉडी में अगर इंजेक्ट कर दिया है तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार का ये रासायनिक युद्ध तरल पदार्थ है।
1 और 3 सही है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सरीन क्या है, तो आप याद रखेंगे सरीन जो है कि एक नर्व एजेंट अर्थात एक रासायनिक जहरीला पदार्थ है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध निम्न में से कौन से हैं? तो आर्टिकल 75 के बारे में बताना है। तो इसमें जो है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये सही है क्योंकि आर्टिकल 75 में बताया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, ये भी सही है। और मंत्रियों की वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। 3 सही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1, 2, 4 बी इसका आंसर जो है कि सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दबीर नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? तो दबीर जो अधिकारी था वह खुफिया जासूसी गतिविधियों का प्रभारी था। मैं आपको बता दूं, शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान मतलब 8 जो है कि मंत्रियों का समूह था जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रधान थे। तो दबीर जो था वह खुफिया जासूसी गतिविधियों का प्रभारी था। नेक्स्ट वन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है? क्षेत्रीय परिषद सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि पॉलिटी का एक कह सकते हैं कि काउंसिल है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से की गई थी। क्षेत्रीय परिषद वर्तमान में 5 है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसको बनाने का उद्देश्य यह था कि अगर हम क्योंकि भारत को अगर हम 4 दिशाओं में बांट लेते हैं तो हर एक दिशाओं का उत्थान अगर होता है तभी तो भारत का उत्थान होगा। तो इसलिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़, ये सब जो राज्य हैं, अगर इन सब राज्य मिलकर अपना उत्थान करते हैं तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का विकास होगा। इसी तरह सेंट्रल मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो है कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड है। इसी तरह आपका जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सम्मिलित हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आपको आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब राज्य मिल जाएंगे। इसी तरह जो आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है उसमें आपको महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एवं दीव, गोवा और भी तमाम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बनाया गया है, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद भी बनाया गया है जिसको 1971 में बनाया गया था, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा जो है कि इसका आंसर जो होगा सी होगा। इसके लिए संसद में बहस हो सकती है और इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है और भारत की संचित निधि पे जो है कि 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। पहला, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा भारत की संचित निधि से किया गया व्यय। जैसे कि भारत की संचित निधि पे जो भारित व्यय होता है उसमें जितने भी भारत के कर्मचारी भारत में कर्मचारी जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, सीएजी का वेतन, निर्वाचन आयोग का वेतन, ये सब जो वेतन होते हैं वह भारित होता है। ठीक है, और जो संचित निधि से जो पैसा खर्च किया जाता है किसी अदर मामलों में, तो उसके लिए जो है कि संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसद में बहस होती है, अगर संसद चाहे तो उसे स्वीकृति नहीं भी दे तो वह हो सकता है, पर जो भारित व्यय की बात कर रहा है ना, तो उसके लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा संसद में मतलब बहस तो किया जा सकता है परंतु उसके लिए जो है कि स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, आवश्यक नहीं होती है, परंतु अगर वही बात की जाए कि जो संचित निधि से जो पैसा अदर मामलों में खर्च करना है उसके लिए स्वीकृति आवश्यक होती है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा,
हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे? 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1879 में इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र की शुरुआत की। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष 1895 और अहमदाबाद में बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान 1921 में मंत्री बंगाल के सरकार में बनने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यह क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रेलवे, यूपीपीसीएस कई एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के वो पहले व्यक्ति थे जो किसी भी समय मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर जमींदारों के द्वारा भूमिहीन कामगारों की जमीन उपहार में देने की भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी? तो ये आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो है कि प्रारंभ करवाई गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं, आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में यह जो पोचमपल्ली जगह है वह तेलंगाना में आता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भूदान आंदोलन किस राज्य से चलाया गया था, तो तेलंगाना से चलाया गया, तो सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो है कि आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि इसको शेयर करें। धन्यवाद।